नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अनुसार हिंदी साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं। इस विशेष श्रृंखला में हम एक-एक करके सभी महत्वपूर्ण कवियों और साहित्यकारों को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न के अनुसार। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे छायावाद के प्रमुख स्तंभ महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। हमारी पढ़ने की शैली क्या है? सबसे पहले हम साहित्यकार की आवश्यक थ्योरी को सरल और स्पष्ट रूप से समझते हैं। जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद उसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे यूके ट्रिपल एससी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। अगर आपने इस श्रृंखला के पहले वाले साहित्यकारों के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि पूरा सिलेबस आपस में जुड़ा हुआ है और परीक्षा में प्रश्न अक्सर तुलना या कॉन्सेप्ट आधारित आते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सत्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के क्या रहे हैं? इन्हें महाप्राण एवं क्या कहा गया? छायावाद में ही इन्हें महेश कहा गया। संपूर्ण जीवन परिचय अगर हम इनका देखें तो साहित्यिक परिचय में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या रहे हैं? छायावाद के ये स्तंभ रहे हैं। हिंदी साहित्य में निराला जी छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। तो छायावाद जो युग आया आपका, उसमें स्तंभ थे, 4 स्तंभ रहे। 4 स्तंभों में भी प्रमुख छायावाद के जो स्तंभ रहे वो रहे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका अगर हम उपनाम देखें तो इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें महाप्राण कहा जाता था और छायावाद का इन्हें महेश भी कहा जाता था। तो पूछा जा सकता है कि छायावाद का महेश किस कवि को या किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये प्रवर्तक किस चीज के रहे? देखो, निराला जी ने हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्तक छंद होता क्या है? एक ऐसा छंद जिसमें कोई मात्राओं का कोई ऐसा विशेष एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, जिस तरीके से सोरठा या छंद में होते हैं। उन्होंने बिल्कुल उनको इन छंदों से मुक्त रखा, इन मात्राओं के पैटर्न से मुक्त रखा, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मुक्तक छंद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। व्यक्तित्व अगर इनका देखें तो विद्रोही और क्रांतिकारी ये कवि रहे हैं। कविताओं में, इनके साहित्य में क्या दिखा? एक क्रांतिकारी भावना दिखी है। एक समाज को परिवर्तन के लिए समाज को क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, उस पर इन्होंने काफ़ी लिखा है। उसके बाद इनका व्यक्तिगत अगर हम परिचय देखें तो इनका जन्म कब होता है आपका? 1899 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम क्या था? राम सहाय त्रिपाठी। और बचपन का नाम इनका याद रखना, ये पूछा जाता है, सूरज कुमार था। देखो, मूल निवास इनका है उन्नाव, पर इनका जो जन्म हुआ था ना, तो इनका जन्म हुआ था महिषादल मेदिनीपुर। कहाँ आपका? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये याद रखना कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। जबकि ये मूल कहाँ के रहे? तो ये मूल रहे आपके उत्तर प्रदेश में उन्नाव के। तो एक बार फिर देख लीजिए, जन्म कब हुआ है इनका? 1899 में। बचपन का नाम क्या है इनका? सूरज कुमार है। मूल निवास जो इनका रहा वो था गड़ाकोल उन्नाव में, पर जन्म इनका होता है महिषादल मेदिनीपुर। कहाँ आपका? वेस्ट बंगाल में। अब इनके संपादन कार्य देखते हैं। देखिए, 1922 में, उस समय भारत गुलाम था, उस समय से ही इनका संपादन कार्य शुरू हो चुका था। तो संपादन कार्य 1922 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसमें करा? किसका संपादन करा इन्होंने? समन्वय का। और समन्वय किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये जो प्रारंभ किया गया था, ये करा गया था रामकृष्ण मिशन द्वारा। जो प्रारंभ किया गया था समन्वय, 1922 में इसका संपादन कार्य करा। इसके 2 साल बाद 1924 में मतवाला पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। ठीक है, तो अगर इनके संपादन कार्य देखें तो 2 चीजें याद रखनी है, समन्वय और मतवाला। समन्वय पहले आई है, कब आई है? 1922 में। और 1924 में आया है मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन करा। जीवन दर्शन अगर देखें तो निराला जी का कथन क्या था? मैं शैली अपनाई है, मतलब मैं, मेरी शैली है। इसीलिए इनको मुक्तक छंद भी इन्होंने अपनी तरीके से बनाई कि मैं किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहूंगा, मैं जैसा लिखना चाहता हूं मैं वैसा लिखूंगा। बिल्कुल मुक्तक छंद के तभी इन्हें प्रवर्तक भी कहा गया था। तो इन्होंने अपनी जो इनकी शैली थी कि इनकी अपनी ही शैली रही है। उन्होंने दुख ही जीवन की कथा रही, जैसा यथार्थ भोगा, कि हाँ, कि दुख ही जीवन की कथा है। दुखी जीवन में भी जिस तरीके से दुखों का आना जाना लगा रहता है, उसी जीवन के आसपास ही इन्होंने वैसा ही यथार्थ भोगा और वैसे ही इन्होंने क्या करी? रचनाएं भी करी हैं। निधन इनका होता है 1961 में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद, जो आजकल क्या है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश है। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रिय विषय इनका जो रहा, जिसमें ये अपनी कविताएं लिखते थे, जिसमें ये अपना गद्य लिखते थे, तो वो क्या रहा? इनका बादल रहा। इनका जो प्रिय विषय रहा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बादल है वो प्रिय विषय किसका रहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और बादल ही क्या है? ये इनका एक उत्साह और एक आह्वान गीत था कि हाँ, ये किसी को आह्वान कर रहे हैं किसी चीज के लिए। और बादल राग जो इनका कविता थी, उसमें कितने खंड थे? 6 खंडों में ये विभक्त रही।
इसके बाद इन्होंने जूही की कली 1916 में आती है, ये प्रथम कविता थी इनकी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम कविता कौन सी थी, तो जूही की कली थी। कब आई ये, 1916 में। दूसरी कविता थी इनकी अट नहीं रहे, ये फागुन की मादकता थी कि फागुन के बाद क्या आता है आपका, बसंत जब स्टार्ट होता है तो ये उस समय की मादकता मतलब आनंद उत्साह से संबंधित रहा था कि किस तरीके से एक चीज़ समाप्त होने के बाद एक नया दौर स्टार्ट होता है, हर नई सुबह होती है, आदमी को उत्साह होता है किसी चीज़ को करने का, तो उसके रिगार्डिंग ये मादकता शब्द है, ये कोई नशा वाला शब्द नहीं है। इसमें कौन सा है, मादकता मतलब आपका उत्साह होना, आनंदित होना, प्रफुल्लित होना। तो अट नहीं रही किससे थे, फागुन की मादकता पर ये बनाई गई थी इनके द्वारा। इसके बाद इनकी कालजयी अगर हम रचनाएं देखें तो एक जो इनकी है कि राम की शक्ति पूजा, ये कब आई आपकी, 1936 में आती है ये, और महाकाव्यात्मक रचना रही है, और अनामिका में ये संकलित रही। अनामिका क्या था, इनकी ही कृति रही है। ठीक है, सरोज स्मृति 1935 ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें इनकी जो पुत्री थी उनका निधन हो गया था, तो उनके लिए इन्होंने करा था, पुत्री की जो याद में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत जो है वो क्या रहा, सरोज स्मृति में इन्होंने लिखा। कब लिखा, 1935 में। तो ये याद हो जाता। अन्य प्रसिद्ध अगर कविताएं देखें, देखो भिक्षुक, यथार्थवादी चित्रण करा इन्होंने भिक्षुक का, गीत गाने दो मुझे, वन मेला, इसमें क्या था, व्यर्थ हो गया जीवन, इसकी जो एक इंपॉर्टेंट लाइन थी वन मेला की कि व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में हार गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो, ये अगर पूछ लिया जाए कि व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में हार गया, किसकी आपकी पंक्तियां हैं, तो ये किसकी हैं, वन मेला। वन मेला किसने लिखी है आपने, ये लिखी है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इसके बाद इनके प्रमुख अगर हम काव्य देख रहे हैं तो काव्य संग्रह में देखो, अनामिका 1923 में आया, प्रथम संग्रह इनका ये रहा, संग्रह रहा ये अनामिका। ठीक है, काव्य संग्रह रहा। इसके बाद परिमल आता है 1930 में, संध्या कांकली आता है इनका 1969 में, ये अंतिम संग्रह रहा। जबकि इनकी मृत्यु कब हो गई थी आपकी, 1961 में हो गई थी। पर इसका जो प्रकाशन हुआ, ये देखो इनकी मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन हुआ, वो हुआ का सांध्या कांकली का। कब आई, 1969 में। एक बार फिर से देखेंगे, प्रमुख काव्य संग्रह अनामिका ये प्रथम संग्रह रहा, 1923 में आता है। उसके बाद परिमल 1930 में आता है, और सांध्य कांकली कब आता है, 1969 पे, ये अंतिम इनका संग्रह रहता है। तो ये देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, सांध्य कांकली। तो ये याद रखना। देखो पहला क्या आ गया आपका पास, देखो अनामिका आ गया, तो पहली पुस्तक है देखो अनामिका, तो यही इनका काव्य संग्रह जो पहला रहा। अंतिम क्या रहा, 1969 में सांध्य कांकली। पर ये कब आया इनका, ये इनका मृत्यु के पश्चात आया था। ठीक है, इसके अलावा देखो, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना। तो ये इस एक तरीके से आप याद करते रखना। देखो अर्चना, आराधना ये आ गए आपके। ठीक है, नए पत्ते, बेला, अणिमा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, गीतिका, परिमल, ये क्या हो गए, काव्य संग्रह हो गए। तो याद करने का देखो, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, तुलसीदास। तो ये इस तरीके से इन्हें याद करते हुए चलना, और बाकी जब हम इनके एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ हमें ये बहुत अच्छे से याद होते चलेंगे। ट्रिक देखो, काव्य संग्रह याद करने की एक छोटी सी कहानी देखो, एक अनामिका है, तो अनामिका और परिमल ने गीतिका गाते हुए तुलसीदास की आराधना और अर्चना की। देखो किस तरीके से याद कर सकते हो आप। अनामिका कौन है, आपने एक किसी को मान लिया, अनामिका और परिमल, ये भी क्या है इनका काव्य संग्रह है। तो अनामिका और परिमल, इन दो लोगों को मान लीजिए, ने गीतिका गाते हुए एक गीत गाया, गीतिका गाते हुए तुलसीदास की आराधना और अर्चना करी। ठीक, फिर उन्होंने कुकुरमुत्ता और नए पत्ते तोड़कर बेला फूल के साथ गीत कुंज में चढ़ाए। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा कि अनामिका और परिमल ने गीतिका गाते हुए तुलसीदास की आराधना और अर्चना की, फिर उन्होंने कुकुरमुत्ता और नए पत्ते तोड़कर बेला के साथ क्या करे, गीत कुंज में चढ़ाए। तो इस तरीके से ये याद करना, आप अपनी बना सकते हैं तो मुझसे भी जरूर शेयर करना। नेक्स्ट इनके उपन्यास देखते हैं। तो उपन्यास देखो, अप्सरा इंपॉर्टेंट है, 1931 में आता है इनका। इसके बाद अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा, चोटी की पकड़ और काले कारनामे, ये क्या हैं, इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। तो ये याद रखो। देखो अप्सरा इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका ईयर भी याद रखो, 1931 में। इसके अलावा देखो, अ पे अप्सरा, अ पे अलका। ठीक, तो अप्सरा और अलका इस तरीके से याद रखते हुए चलेंगे आप। चोटी की पकड़ और काले कारनामे, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा, प्रभावती, निरुपमा। तो इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। देखो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, इसके बाद कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। अपूर्ण उपन्यास कौन से रहे इनके, इंदुलेखा और चमेली। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उस समय तक ये लिख रहे थे, अपनी मृत्यु तक ये अपना लेखन कार्य जारी रखा इन्होंने। और जो इंदुलेखा और चमेली जो ये उपन्यास लिख रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कि ये इनकी मृत्यु हो गई, तो ये क्या रहे, अपूर्ण उपन्यास इनके रहे।
ट्रिक देखो उपन्यास याद करने की। अप्सरा, अलका और निरुपमा के प्रभाव से क्या आ जाएगा? प्रभावती। अप्सरा, अलका और निरुपमा के प्रभाव से बिल्लेसुर, मतलब आपको पता चला बिल्लेसुर का बकरिया, ने काले कारनामे किए, लेकिन अंत में वह चोटी की पकड़ में आ गया। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखो, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, काले कारनामे और चोटी की पकड़। एक बार फिर से आप ट्रिक देख लो। अप्सरा, अलका और निरुपमा के प्रभाव से बिल्लेसुर ने काले कारनामे किए, लेकिन अंत में वह चोटी की पकड़ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखो कहानी और निबंध संग्रह देखो इनके। तो कहानी इनकी लिली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी। निबंध संग्रह देखो इनके चाबुक चयन संग्रह। तो निबंध संग्रह आपको याद हो जाएंगे। देखो, चाबुक चयन संग्रह, चाबुक चयन संग्रह, चाबुक चयन संग्रह। इस तरीके से याद करते चलना कि चाबुक चयन संग्रह, CCS। ठीक, इसी तरह से देखो लिली, सखी, चतुरी चमार और सुकुल। इस तरीके से एक छोटे छोटे आप नोट्स बनाते हुए चलना कि एक एक सिर्फ आप जब याद करोगे ना तो एक वर्ड लिखना आप। जैसे आपने लिली लिखा तो L बना दिया, लिली, सखी, चतुरी चमार, ठीक है, सुकुल की बीवी। ठीक, इस तरीके से LSCS। और निबंध संग्रह देखोगे आप, चाबुक चयन संग्रह, इस तरीके से। ठीक, निराला रचनावली क्या है? 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य संकलित है। किसके? जो निराला रचनावली है, इसमें कितने खंड है? 8 खंड है। ठीक, नेक्स्ट देखो महत्वपूर्ण पंक्तियां रही इनकी। एग्जाम स्पेशल इसलिए भी है कि कभी कभार पूछा जाता है कि ये किस साहित्यकार की पंक्तियां हैं। देखो, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये किस्मत था इनका, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें जब उनके क्या है, ये शोक गीत हैं। किसकी याद में? उन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखे थे। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ये क्या है? भिक्षुक का है, जो भिक्षुक इन्होंने लिखा था। ठीक है, व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में हार गया। व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में हार गया। ये किस में लिखा था इन्होंने? वन मेला में लिखा था। देख एक दुखी निज भाई। ठीक, ये भी इनकी क्या रही है? ठीक, ऐसी मतलब पंक्ति रही है जो पूछी जा सकती है कभी भी पेपर में। अब देखो जीवन रेखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अब हम एक क्या ओवरव्यू ले लेते हैं। जन्म कब होता है भाई? बंगाल में हो रहा है। कब हो रहा है? 1899 में हो रहा है। 1916 में जूही की कली इनकी पहली कविता आती है। उसके बाद 1922 और 24 में इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन करा। देखो 22 में किसका करा? समन्वय का। और 24 में किसका करा? मतवाला का करा। उसके बाद देखो 1923 याद रखो, अनामिका का पहला काव्य संग्रह इनका आता है। ठीक, 1923 में अनामिका पहला काव्य संग्रह इनका आया। उसके बाद 1936 में राम की शक्ति पूजा का इन्होंने प्रकाशन किया। फिर 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? इलाहाबाद में। और 1969 में 69 में सांध्य काकली मरणोपरांत इनका प्रकाशन होता है। ठीक, इसका प्रकाशन कब होता है? सांध्य काकली का मरणोपरांत होता है। अब देखो निराला जी को, अब देखो निष्कर्ष देखो, कंक्लूजन देखते हैं। हमने अभी पूरा इनके बारे में पढ़ा। अब MCQ करने से पहले देख लेते हैं एक नज़र में कि निराला जी ने छंदों के बंधन को तोड़कर कविता को क्या दिया? एक नई दिशा दी। इसीलिए तो बोलते हैं इन्होंने मुक्तक छंद लिखा। इन्हें कोई मतलब नहीं कितनी मात्राएं आए, किसी का क्या है। इनको सिर्फ ये था कि रिदम बनना चाहिए, और रिदम में क्या आना चाहिए? पूरी के पूरे जो ये चीज़ बोल रहे हैं उसका मर्म, उसका पूरा का पूरा अर्थ आना चाहिए, भाव आना चाहिए। विद्रोही स्वभाव रहा और महाप्राण व्यक्तित्व ने उन्हें हिंदी साहित्य का क्या बना दिया? अमर हस्ताक्षर बना दिया। अब ये जो एग्जाम की पॉइंट क्या है? छायावाद के महेश और मुक्तक छंद के जनक। याद होना चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने, हमारा दूसरा सेक्शन है जिसको हमको पेपर में देखना है, वो है हमारे MCQ सेशन। ठीक, तो अब हम करते हैं MCQ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देखिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हमने कब देखा था? 1899 में इनका जन्म होता था। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था आपका वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर में। और इनका जो, अगर हम इनका मूल देखें तो ये मूल कहाँ के रहे? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के रहे। तो देखिए इसमें ढूंढिए, ए क्या ऑप्शन दे रहा है? ये 1990 दे रहा है, बिल्कुल गलत है। 1905 नहीं, 1910 नहीं। तो क्या आंसर है इसका? बी इसका आंसर होना चाहिए। 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था। अब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कि निराला जी का जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल जो गांव है वहां हुआ था। फिर फैक्ट अगर देखें तो निराला जी को क्या कहा जाता है? छायावाद का महेश भी कहा जाता है। तो हम प्रत्येक लाइन में कुछ ना कुछ याद भी करते चलेंगे। उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि निराला जी के बचपन का नाम क्या था?
देखो सूर्य कुमार, जब हम देख रहे हैं ना कि सूर्य कुमार, हमको लगता है कि ये ये हो सकता है, नहीं, हमको देखना है कि उनका जो, अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे ना तो जल्दबाजी में ये मत कर देना। बी है इनका सूर्य कुमार, क्या नाम है इनके बचपन का? सूर्य कुमार, ठीक है। तो निराला जी के बचपन का नाम क्या है? सूर्य कुमार था, और उन्हें क्या कहा गया? महाप्राण उपनाम से जाना गया। पीवाईक्यू फैक्ट देखते हैं तो निराला जी के पिता का नाम क्या रहा? राम सहाय त्रिपाठी जी रहा, ठीक है। तो निराला जी के बचपन का नाम क्या देखा हमने? सूर्य कुमार देखा, ठीक। नेक्स्ट देखो, निराला जी को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है? तो क्या ये दोहा छंद? दोहा छंद में मात्राएं होती हैं भाई, इनको तो छंद से मतलब ही नहीं। इन्होंने कहा मैं छंद विहीन, मैं ही हूँ, मतलब मैं मेरी शैली, मैं अपनी ही शैली यूज करूंगा। तो इनके जो सोरठा छंद, चौपाई छंद, ये दोहा छंद, इनको हटा दीजिए। इन्होंने कहा बिल्कुल मुक्तक छंद, कोई भी बंधन नहीं, ठीक। तो हिंदी साहित्य में निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। अब अगर हम देखें कि जब हम पढ़ रहे हैं ना कि यार मुक्तक छंद के क्या है प्रवर्तक माने जाते, तो पता होना चाहिए कि मुक्तक छंद आखिर में होता क्या है। तो अगर हम देखें तो मुक्तक छंद का क्या है कि जिस छंद में वर्णों या क्या है लेटर या मात्राओं, वोवल्स की कोई निश्चित संख्या या नियम का बंधन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक। क्या है कि भाई जिसमें लेटर कोई वर्ण का ज़्यादा कोई निश्चित संख्या या नियम नहीं है, वोवल इमोजी जो मात्राएं हैं उनका कोई निश्चित संख्या या नियम नहीं है, कोई बंधन ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे? मुक्तक छंद कहेंगे। तो सरल शब्दों में अगर देखें, इसमें ना तो दोहा की तरह मात्राएं गिनी जाएंगी, ना ही कवित्त या सवैये की तरह वर्ण गिने जाएंगे। इसमें कविता अपने लय और प्रवाह के अनुसार चलती है, ना कि किसी व्याकरणिक गणित के अनुसार, ठीक है। तो कोई बंधन नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अप्सरा उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये देखिए, ये अप्सरा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो किस वर्ष हुआ था ये प्रकाशित? क्या 1921 में हुआ था? नहीं। क्या 1941 में? नहीं। 1951? नहीं। तो कब हुआ था ये? तो अप्सरा जो उपन्यास है किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और कब हुआ ये प्रकाशित? तो ये हुआ 1931 में, ठीक। तो निराला जी का उपन्यास अप्सरा 1931 में प्रकाशित हुआ था। पीवाईक्यू अगर हम फैक्ट देखते हैं तो बिल्लेश्वर बकरिहा भी निराला जी का क्या है? एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो अभी आपको देखो, आपको उपन्यास में जिस तरीके से अगर याद करने हैं तो उपन्यास में याद करो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अभी इसके लिए 2 याद कर लो। पहले अप्सरा 1 1931, दूसरा क्या? बिल्लेश्वर बकरिहा, ठीक। तो दूसरा आपका हो गया बिल्लेश्वर बकरिहा। तो इस तरीके से याद करते चलेंगे। तो 2 अभी याद कर लिए, एक किसी दूसरे क्वेश्चन में याद कर लिया तो सारा समाप्त हो जाएगा एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निराला जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या बनारस में इनकी मृत्यु हुई थी? नहीं। लखनऊ में? नहीं। कानपुर में? नहीं। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, जो अभी क्या है वर्तमान में? प्रयागराज जिसे कहा जाता है। तो देखिए, निराला जी की मृत्यु सन कब हुई? 1961 में इलाहाबाद, जो वर्तमान क्या है? प्रयागराज में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादल राग कविता कितने खंडों में विभाजित है? क्या? बादल राग कविता की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बादल क्या रहा? इनका प्रमुख प्रिय विषय रहा। तो ये 6 खंडों में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो 6 खंडों में इन्होंने लिखी थी। तो ये है आपका देखो बादल राग, एनसीईआरटी में दिया गया है, कक्षा 12 में है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या लिखा है देखो, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मय पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनिपात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, ठीक। तो ये क्या है? बादल राग इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, कभी इससे पूछ लिया जाए, अगर 4 लाइन दे दी जाए, अगर यूके ट्रिपल एस आ गया अपने पे कि यार नहीं मुझे बहुत अच्छे से मतलब पेपर बनाना है, तो वो इन लाइनों को भी दे सकता है। कभी पूछ लिया कि किस से लिया गया है, तो याद रखना बादल राग से, क्योंकि यूके ट्रिपल एस इतना तो मानेगा ना कि जब मैंने बोल रखा है कि एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी में तो ये कविता है, क्या पता कभी आ गया दिमाग फिर गया, तो उसने ये 4 लाइनें लिख दी कि हाँ बताइए ये किसका है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक। तो ये याद रखना कि जो बादल क्या है निराला जी का क्या रहा? प्रिय विषय रहा। अब अभी तक हम ये क्या देख रहे थे? इजी क्वेश्चन देख रहे थे कि भाई बिल्कुल जो आसानी से हो जाए। अब हम आ रहे हैं सेकंड भाग पे, जो मध्यम प्रश्न, जिसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलते हैं, जिसे यूके ट्रिपल एस पूछता है।
देखिए, निराला जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन कब किया? ठीक, तो मतवाला का कब किया होगा संपादन इन्होंने? क्या 1922 में किया, क्या 1924 में किया? 1926 और 1930 तो हटा दीजिए, क्योंकि हमने देखे ही नहीं थे कि इसमें तो कोई नहीं है। हमें इतना पता है कि 1922 में भी करा है और 1924 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने संपादन का कार्य करा। तो 22 में याद रखना, 22 में एस नाम है और आपका एस नाम से क्या है आपका समन्वय, और मतवाला क्या है 1924 में है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी 1924। ठीक, अब देखिए, निराला जी ने 1922 में क्या करा, समन्वय, और 1924 में मतवाला पत्रिका का संपादन किया। समन्वय पत्रिका कहाँ से आती थी? रामकृष्ण मिशन से आती थी समन्वय पत्रिका। ठीक, निराला जी की प्रसिद्ध रचना क्या है? जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। ये एक फैक्ट हो गया, पीवाई के पूछा गया है ये पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निराला जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? हमने अंतिम काव्य संग्रह कौन सा देखा था? उनकी मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुआ था। तो कब मृत्यु कब हुई है? 1961 में। वो प्रकाशित कब हुआ? 1969 में। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ था उनका? सांध्य कांकली। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सांध्य कांकली क्या है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो अंतिम काव्य संग्रह है, दूसरा मरणोपरांत ये प्रकाशित हुआ था। तो देखो, निराला जी का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? अनामिका है। कब आया? 1923 में। ये आया 1923 में। ठीक है, और जो सांध्य कांकली है ये आया 1969 में। कब? मृत्यु के पश्चात। और अंतिम काव्य संग्रह सांध्य कांकली क्या है? 1969 में आया है। देखो, पीवाईक्यू फैक्ट पूछा गया है ये किसी न किसी पेपर में। सांध्य कांकली उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई है। ठीक, अब ये याद रखना, अगर ये यूके ट्रिपल एस सी में नहीं भी पूछा गया है ना, तो ये कहीं ना कहीं डीएलएड वाले में पूछा गया है, या आपका जो एलटी के पेपर करवाता है यूके ट्रिपल एस सी, वहाँ पूछा गया है। अब सारे पेपर समापक हो करके कभी कभार अगर उन्होंने हिंदी साहित्य का पूछना है, उनको पता चल गया, क्योंकि हिंदी का पेपर कौन बनाएगा? जो हिंदी के एलटी का भी पेपर बना रहा होगा। अगर उसके दिमाग में आ गया ना कि मैं ये पूछ लूँ भाई कि सांध्य कांकली कब प्रकाशित हुआ, तो वो पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस में तो है ही ना, इसलिए। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा उपन्यास निराला जी द्वारा रचित अपूर्ण उपन्यास है? ठीक है, अपूर्ण उपन्यास बोल रहे हैं। अपूर्ण मतलब क्यों? उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इनका लेखन कार्य आपका जब तक इनका मृत्यु हुई तब तक ये लेखन कार्य करते रहे थे। ठीक, तो क्या है? अलका है क्या? नहीं। प्रभावती नहीं। निरुपमा नहीं। कौन सा है? सी चमेली। चमेली के साथ एक और है, कौन सा? इंदुलेखा। तो याद रखना, इंदुलेखा और चमेली क्या है? अपूर्ण उपन्यास है इनके। ठीक, अब जैसे इरावती है ना, एक इरावती भी है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इंदुलेखा चमेली, ये याद रखना, इंदुलेखा चमेली क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पर जो इरावती है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और इनमें एक एक फैक्ट और जुड़ जाता है। देखो, ये तो है फैक्ट है ही कि इंदुलेखा और चमेली किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ये भी फैक्ट है कि इरावती किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। पर एक एक चीज और क्या जुड़ रही है कि ये क्या है? उपन्यास अपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनामिका 1923 में इनमें से कौन सी रचना संकलित नहीं है? देखो, अनामिका क्या है? अनामिका जो इनका काव्य संग्रह रहा, इसमें इन्होंने अलग अलग क्या करा? संकलन करा था। तो देखो, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, कुकुरमुत्ता जो ये आ रहा है, तो इसमें सरोज स्मृति भी आई है। 1935 में आई है बशर्ते सरोज स्मृति, पर क्या है? अनामिका में ही इन्होंने क्या करा? उसका संकलन करा है। राम की शक्ति पूजा भी इसी समय आई। बादल राग का तो हमको पता है कि अनामिका में ही इन्होंने लिखा है। ये तीन तो ये क्या आ गए? अनामिका में ही क्या है? संकलन है इनका। पर जो कुकुरमुत्ता है ये इनका अलग बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता निराला जी की एक अलग काव्य संग्रह है, जबकि सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और क्या बादल राग, ये किसमें है? अनामिका में संकलित है। अब ये याद रखने वाला इंपॉर्टेंट है कि जो सरोज स्मृति है 1935 को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम शोक गीत क्या है भाई, तो वो सरोज स्मृति में है। किसकी रचना है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। कब आई है? 1935 में आई है। ठीक, इस तरीके से याद करते हुए चलना। मैं शैली अपनाई, यह कथन निराला जी के किस संदर्भ में है? देखो, उन्होंने क्या कहा था? क्यों थे वो मुक्तक छंद के? क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं था कि जो परिपाटी चली आ रही है कि नहीं मुझे सोरठा छंद में लिखना है, मुझे दोहा छंद में लिखना है, मुझे इतनी मात्राएं लगानी है, मुझे वर्णों का ध्यान देना है। नहीं, इन्होंने कहा मैं रिदम बना करके अपनी पूरी बात, अपने भाव, अपना सब चीज किसमें रखूंगा? अपने हिसाब से रखूंगा। तो मैं अपनी ही शैली अपनाऊंगा। तो ये क्या था? उनकी काव्य शैली रही। तो ये क्या रहा उनका? इसका आंसर हो जाएगा बी। उनकी काव्य शैली क्या रही? मैं शैली अपनाई है। व्याख्या देखो, निराला जी का प्रसिद्ध कथन क्या रहा कि मैं शैली अपनाई है। देखा एक दुखी निज भाई, मैं अपना दुख देख रहा हूं, मुझे अपनी चीज देखनी है, मैं अपने तरीके से करूंगा, मैं वो परिपाटी यूज नहीं करूंगा जैसी चली आ रही है। इसलिए इन्हें कहा गया कि इन्होंने इनकी अपनी शैली रही है, मुक्तक छंद वाले रहे, ये छायावाद के महान प्रवर्तक रहे, ये छायावाद के स्तंभकार रहे। ठीक,
अब देखो, और दूसरी चीज़, एक फैक्ट इनके साथ ये जुड़ जाता है कि निराला जी की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता मिलती है। अब तत्सम शब्द आपको पता ही होगा कि तत्सम किसे कहते हैं, जिसमें आपके जो मूल रूप से जो शब्द यूज़ होते हैं तत्सम वो कहलाते हैं। उसके बाद जब अपभ्रंश हो जाए तब वो तद्भव होते हैं, ठीक। तो इनका क्या रहा, तत्सम शब्दों का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अट नहीं रही कविता निराला जी की किस ऋतु की मादकता को प्रकट करने के लिए लिखी गई है। अट नहीं रही, मैंने कहा था ना, अट नहीं रही कौन सा, फागुन ऋतु के लिए कहा गया है। इन्होंने जो ये कविता की रचना करी, अट नहीं रही, ये किस ऋतु के लिए, फागुन के लिए। तो फागुन की मादकता के लिए। अब मादकता का शब्द क्या था, इसमें मादकता का मतलब नशा नहीं है, मादकता का मतलब था कि इतना प्यारा मौसम है इसके बाद बसंत, कि उत्साह है, आनंद है, प्रफुल्ल है, आपका सब चीज़ पूरी प्रकृति आपसे बात करने के लिए उस समय तैयार है, प्रकृति लहरा रही है। आपने देखा होगा गेहूं के उस समय पूरे के पूरे सरसों फूल रही हैं, तो क्या है, वो मादकता ही है कि सब के सब क्या है, एक बहुत ही प्रफुल्लित वातावरण में है। तो यही थी इनकी ऋतु की मादकता, ठीक। तो कौन से, फागुन ऋतु के लिए। अब देखो, निराला जी की अट नहीं रहे कविता फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता और मादकता को क्या दर्शाती है। अब PYQ फैक्ट देखो, निराला जी को प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूपों का कवि माना जाता है। पूछा जाएगा कि अगर फैक्ट आ गया कि निराला जी को प्रकृति के कोमल रूप का कवि माना जाता है, केवल कोमल रूप का माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, उन्होंने कठोर रूप भी देखा और कोमल रूप भी देखा। बादल के ही उन्होंने कठोर और क्या कोमल रूप दोनों दिखाए हैं ना, और होते भी हैं। बादल अगर प्यार से बारिश कर रहे हैं तो उसका तो वो बड़ा कोमल रूप हो गया, और बादल अगर बिल्कुल आपका अतिवृष्टि कर रहे हैं, कहीं वज्र पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका विकराल रूप हो गया। उसी को वो कठोर भाषा में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, निराला जी ने के कहानी संग्रह का सही समूह बताइए। देखो, इन्हें कहानी कौन कौन सी लिखी। देखो, अप्सरा आपको पता है, अप्सरा क्या था, उपन्यास रहा ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। आपका क्या रहा, ये क्या बोले, कहानी संग्रह, अनामिका, परिमल, गीतिका, ये तो इनके क्या रहे, काव्य संग्रह रहे, ये नहीं हो सकता, ठीक। तो क्या है इनका, इसका आंसर कि जो लिली, सखी, सुकुल की बीवी, ये क्या है, इनके कहानी संग्रह रहे हैं, ठीक है। हमने देखा भी था ना, LS और S, ये क्या थे, इनके कहानी संग्रह रहे हैं। देखो, लिली, सखी, चतुरी चमार और सुकुल की बीवी निराला जी की कहानी संग्रह है। इसमें जो चतुरी चमार है इनको भी यहाँ जोड़ लें अगर आप, तो क्या हो गया, ये पूरे के पूरे इनके कहानी संग्रह होंगे। चाबुक क्या है, निराला जी का एक निबंध है, ठीक है। चाबुक क्या है, निबंध है। नेक्स्ट देखो, निराला जी का उत्साह गीत किसे किसे संबोधित है, किसको है भी संबोधित, क्या वो किस में, देश के वीरों के लिए लिखते थे क्या, नहीं। किसानों के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, क्या था इनका प्रिय विषय, बादल। तो क्या हो गया, उत्साह गीत किसके लिए लिखा, बादलों के लिए लिखा। देखो, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला जी का क्या रहा, प्रिय विषय रहा। निराला जी बादलों को क्रांति का प्रतीक भी मानते थे, ठीक। तो क्या हो गया, ये याद रखना कि बादलों को क्रांति का प्रतीक भी मानते थे, कठोर भी है, तो क्या है, कोमल भी है। नेक्स्ट देखो, निराला रचनावली कितने खंडों में संकलित है। तो निराला रचनावली कितने खंडों में है, तो ये है आपके 8 खंडों में। ये याद रखना, आपकी निराला जो रचनावली है वो 8 खंडों में है। निराला जी का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली 8 खंडों में संकलित है। PYQ फैक्ट देखो, निराला जी ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी स्मृति लिखी थी भाई, सरोज स्मृति। कब आई है, 1935 में है। क्या बोलते हैं इसको, ये शोक गीत है एक, ठीक है। ये हिंदी का प्रथम शोक गीत भी इसे कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम शोक गीत कौन सा है, तो सरोज स्मृति है, ठीक। नेक्स्ट देखो कि गीत गाने दो मुझे कविता के रचयिता कौन है। तो किसके, प्रसाद हो सकते हैं, क्या नहीं, पंत नहीं, क्या महादेवी वर्मा नहीं, सी इसका आंसर हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गीत गाने दो मुझे कविता के रचयिता हैं। गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति जैसी प्रसिद्ध कविताएं निराला जी की हैं। निराला जी को क्रांतिकारी क्या कहा जाता है, कवि भी कहा जाता है। अब देखो, मिलान वाले हमारे क्वेश्चन है कि जूही की कली कब आया, अनामिका कब आया, आपका परिमल कब आया, और सरोज स्मृति कब आया। अभी हमने देखा सरोज स्मृति कब आया था भाई, 1935 में आया। तो इस सरोज स्मृति डी में तो आना चाहिए आपका 3, ढूंढिए डी में 3, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है। तो ए और डी में से इसका आंसर तो है। अब आपको पता है अनामिका प्रथम है, कब आई थी भाई, 1923 में आई थी, हमने देखा था। तो बी पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखो, डी पे 3 और बी पे 4 आना चाहिए। देखो, बी पे 4 आ गया, डी पे 3 आ गया, ये इसका आंसर तो हो गया है। अब यहाँ देखो, बी पे 1 आया तो ये भी हट गया, ये तो पहले ही हट गए थे। तो क्या आंसर आ गया आपका, ए आंसर आ गया। इसी तरीके से इन्हें करा भी जाता है। पर आप लोगों को अभी हम
क्या है, प्रैक्टिस के दौर में है, तो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता हमें परिमल का उस समय याद आ जाए और हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसलिए अभी चारों के चार याद आपको होने चाहिए। तो ठीक है, तो आप देखो जूही की कली कब आया, 1916 में आया। अनामिका जो आया आपका कब आया, आपका 1923 में। परिमल कब आया आपका 1930 में। और सरोज स्मृति आई आपकी 1935 में। ठीक, तो आप इसमें याद रखिए जो परिमल है 1930 में आया, और ये तीन आपको कहीं ना कहीं याद है क्योंकि हमने ये थ्योरी में भी कवर करे हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ विधा दी गई है और यहाँ लिखी गई है रचना, ये कौन सी है, ठीक है ना। तो जो उपन्यास है, उपन्यास क्या रहा है इनका, तो उपन्यास इनमें से अगर आप देखो तो उपन्यास क्या था इनका, कुकुरमुत्ता उपन्यास ही तो था इनका, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक जगह विधा दी गई है, एक जगह रचनाएं दी गई हैं, ठीक है ना। अब देखो उपन्यास दी गई है विधा, काव्य संग्रह दिया गया है, कहानी संग्रह दिया गया है और निबंध संग्रह दिया गया है, ठीक है। तो उपन्यास क्या है इनका, अलगा उपन्यास था ना इनका, तो क्या होना चाहिए इसका 4 आना चाहिए। 4 ढूंढिए, यहाँ 4 आपको पहले ही मिल गया, आपको आंसर ए, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि अलगा क्या है इनका, उपन्यास है। पर अभी हमें सबके सब याद होने चाहिए, ठीक है। काव्य संग्रह क्या रहा इनका, कुकुरमुत्ता रहा, बिल्कुल सही बात है। कहानी संग्रह की अगर हम बात करेंगे तो लिली इनकी कहानी संग्रह रही, और निबंध संग्रह क्या रहा, चाबुक रहा। तो एक बार फिर से देखिए, उपन्यास अलका रहा 4, काव्य संग्रह कुकुरमुत्ता, ये कुकुरमुत्ता रहा, इसका क्या हो गया आपका 1, कहानी संग्रह क्या रहा, लिली रहा, इसका हो गया 2, और निबंध संग्रह रहा इनका चाबुक, ये हो गया आपका 3। तो 4 1 2 3, देखो 4 1 2 3, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कथन आधारित प्रश्न है जो आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्या होता है आपका एक तो रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आपका हो जाएगा, और इसमें जो आपने फैक्ट पढ़े हैं ना अभी तक, वो फैक्ट भी इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी जरूर बनता है, पर अगर आपने कर लिया तो आपके नंबर पक्के हैं, क्योंकि इसमें आदमी फंसता जरूर है, और जिसने प्रैक्टिस करी होगी, जिसने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसका ये क्वेश्चन सही जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, जो ये आपके कथन कारण वाले हैं, इन्हें सब छूते नहीं हैं, और इसमें अगर आपके नंबर बढ़ गए, 2-3 नंबर बढ़ गए, तो आपका रैंक तय हो जाता है। तो देखो, निराला जी के जन्म और परिवार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी तक का हमने जितना देखा, हमने अभी तक मॉडरेट क्वेश्चन देखे, हमने अभी थ्योरी देखी, उसका सारा निचोड़ यहाँ आ जाता है आपका, ठीक है। देखो, इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है, ये एक तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देते, इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो मूलतः उन्नाव यूपी के थे, ये भी हमने देखा, तो ये 2 भी सही हो गया। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, कथन 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही हैं, ठीक। तो ये देखिए, सी इसका आंसर हो गया। निराला जी का जन्म कब हुआ, 1899 बंगाल में हुआ था, लेकिन इनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में निवास करता था। इनके पिता कौन थे, राम सहाय त्रिपाठी जी रहे, कहाँ, महिसादल रियासत में ही नौकरी करते थे। फैक्ट देखो, निराला जी की भाषा पर बांग्ला का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, निराला जी द्वारा संपादित पत्रिकाओं के संबंध में सही सुमेल है। समन्वय 1922, मतवाला 1924, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपको फैक्ट हमने अभी पढ़ाए भी थे और आपको याद भी होंगे। एस पहले है 1922, ठीक है, मतवाला कब है 1924। ये दोनों क्या है, पत्रिकाएं हैं, इनका क्या करा, संपादन करा। और ये भी पूछा जा सकता कहाँ से आई है, ये है रामचंद्र मिशन से ये आई थी, ठीक है। देखो, निराला जी ने रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित समन्वय का संपादन 1922 में शुरू किया, और मतवाला मंडल से आती थी जो, ये 1924 में जुड़े, और मतवाला के कारण ही उनके नाम के साथ क्या जुड़ा, निराला उपनाम हमेशा के लिए जुड़ गया। तो याद रखना, मतवाला से ही क्या आया, इनका जो नाम है ना निराला, वहां से ये उपनाम इनका जुड़ गया, ठीक है। मतवाला कोलकाता कलकत्ता से निकलने वाली एक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका थी। तो याद रखना, मतवाला कहाँ से निकलती थी, कोलकाता से निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन ए क्या बोल रहा है, निराला जी को हिंदी साहित्य का महाप्राण कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, ये फैक्ट पढ़ा है हमने, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ओज, विद्रोह और क्रांति के भावों को अपनी कविताओं में प्रमुखता दी, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने क्या किया कि जो ओज भी इनके पास आया था, ओजस्वी ये थे ही, ओजस्वी लेखन करते थे, विद्रोह भी रहा इनका, और क्रांति के भावों को, देखो क्रांति उस समय होनी जरूरी थी ना, क्योंकि जिस समय लिख रहे थे ना, उस समय आपको पता है कि यहाँ क्या था, ब्रिटिश शासन था। तो वहाँ उस समय एक अपने लोगों के प्रति जो प्रेम स्नेह था कि भाई हमें किस तरीके से इस गुलामी से हटना है, तो वहाँ क्रांतिकारी भावों का लिखना जरूरी हो जाता था, तभी ये जुड़ पाते थे समाज से, ठीक। तो इसका क्या है, ये ए और 2, ये आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब हम इसका देखते हैं कि क्या इसकी व्याख्या सही है कि नहीं है। देखो, निराला जी को हिंदी साहित्य का महाप्राण कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ओज, विद्रोह और क्रांति के भावों को अपनी कविताओं में प्रमुखता दी। देखो,
क्योंकि जोड़ते ही क्या आ गया, हमको आंसर मिलेगा कि हाँ भाई दोनों कथन और कारण क्या हो गए, बिल्कुल एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर, ए हो गया। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब देखो निराला जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में अदम्य साहस और विद्रोह का भाव था, जिसके कारण उन्हें महाप्राण की उपाधि दी गई। उन्होंने समाज की रूढ़ियों और काव्य के पुराने छंद बंधनों को तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मुक्तक छंद लिखने लगे। निराला जी को क्या कहा जाता है, छायावाद का महेश भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये समझ गए ना आप, कथन कारण अगर ऐसे आ गए, ये वाले सही व्याख्या है, सही व्याख्या नहीं है, इसको किस तरीके से करना है, नीचे से पढ़ोगे तो इसलिए लगा देना। अभी देखो, उन्होंने ओज, विद्रोह और क्रांति के भावों को अपनी कविताओं में प्रमुखता दी, इसलिए निराला जी को हिंदी साहित्य का महाप्राण कहा जाता है। देखो पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया ना कथन और कारण का, तो इस तरीके से करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निराला जी के उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका मतलब 3 कथन इसमें सत्य हैं, या तो 3 सत्य ढूंढ लो या एक आप ढूंढ लो असत्य, ठीक है। अप्सरा उनका 1931 में प्रकाशित उपन्यास है, ये बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये तो सही पकड़ में आ गया। इंदुलेखा और चमेली उनके अपूर्ण उपन्यास है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। बिल्लेसुर बकरिहा उनकी एक प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति है, ये भी उपन्यास था ना इनका, हमने देखा था, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। कामायनी उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक, ये तो है हो ही नहीं सकता, क्या ये किसका है कामायनी, कामायनी तो इनका है ही नहीं है, कामायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक, वो भी क्या है महाकाव्य है। तो ये हट गया आपका डी, ये बाकी तीनों इसके सही हो गए। अब आप जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपको 3 फैक्ट का तो रिविजन हो रहा है ना आपका, तो इस तरीके से भी इसे पढ़ते हुए चलना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति के बारे में सही कथन है। देखो सरोज स्मृति 1935 में उनकी पुत्री की याद में लिखा गया शोक गीत है, हिंदी भाषा का पहला शोक गीत बोलते हैं हम इसे, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। राम की शक्ति पूजा अनामिका संग्रह में संकलित है, बिल्कुल ठीक बात है ना। सरोज स्मृति हो गई, अनामिका ये राम की शक्ति पूजा हो गई, और बादल राग ये किस में है संकलित, ये सब के सब अनामिका में संकलित हैं। तो ये क्या हो गया, इसका सी सही हो गया कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखो सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का सबसे शक्तिशाली और पहला शोक गीत माना जाता है। वहीं राम की शक्ति पूजा अपनी प्रबंधात्मकता और भाषा के कारण एक कालजयी रचना मानी जाती है। पीवाईक्यू फैक्ट देखो, ये दोनों ही कालजयी रचनाएं निराला के दूसरे अनामिका संग्रह में शामिल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निराला जी की काव्य रचनाओं के क्रम के संदर्भ में सत्य क्या है। देखो अनामिका 1923 में उनका प्रथम काव्य संग्रह है, बिल्कुल ठीक बात है। सांध्य कांकेल जो क्या कांकली जो 1969 में उनका मरणोपरांत प्रकाशित अंतिम संग्रह है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमने देखा था ना अनामिका सबसे पहला प्रथम काव्य संग्रह और अंतिम सांध्य कांकली है, और ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि ये मृत्यु के उपरांत क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो 1 और 2 दोनों सही हो गए, इसका आंसर हो गया आपका सी। निराला जी की, अब देखो निराला जी की काव्य यात्रा 1923 में अनामिका से शुरू होकर 1961 में मृत्यु तक चली, जबकि सांध्य कांकली का प्रकाशन कब हुआ, उनकी मृत्यु के बाद 1969 में हुआ। पीवाईक्यू फैक्ट देखो, निराला जी की पहली कविता जूही की कली 1916 को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ना कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने सरस्वती पत्रिका में जूही की कली को छापने से मना कर दिया। तो ये क्या है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया आपका, पेपर में पूछा जाए ना पूछा जाए, पर आपको एक एक्स्ट्रा, अगर ये बर्डन के तौर पे मत लेना इसे समझना कि हाँ अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समझ रहे हैं तो उनके बारे में एक चीज़ ये भी थी कि भाई हाँ कि सरस्वती पत्रिका में इनको छपने से मना हो गया था इनका। नेक्स्ट देखो कथन क्या बोल रहा है, निराला जी ने अपनी रचनाओं में मैं शैली का प्रयोग किया है, बिल्कुल ठीक बात है। मुक्तक छंद वाले हैं ना ये, वे आत्मापरक और व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित है, हाँ तो बिल्कुल सही बात है। आत्मापरक है तभी तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने हिसाब से ही लिखूंगा, ठीक है। व्यक्तिवादी विचारधारा कि नहीं व्यक्ति की जैसा सोच रहा है वो वैसा करे, ठीक। तो क्या हो गया, कथन और कारण दोनों क्या हो गए, सही हो गए। देखो निराला जी ने स्वयं कहा कि मैं शैली अपनाई है। उनकी कविताओं में आत्मसंघर्ष और व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रधानता है, जो छायावादी कवियों की एक मुख्य क्या रही, विशेषता रही। इसीलिए तो इन्हें छायावाद के स्तंभकार के रूप में जाना जाता है। पीवाईक्यू फैक्ट देख लो, व्यर्थ हो गया जीवन मैं रण में हार गया, यह पंक्ति निराला जी की वनमेला काव्य से ली गई है, ठीक है। तो वनमेला क्या है, काव्य है। क्या कौन सी पंक्ति है, व्यर्थ हो गया जीवन मैं रण में हार गया, ठीक है। ये हमने देखा भी था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि इनकी प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी थी, तो ये भी थी उनकी कि व्यर्थ हो गया जीवन मैं रण में हार गया। नेक्स्ट देखो, निराला जी के गद्य साहित्य निबंध कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखो हमने जितनी भी रचनाएं पढ़ी, अब हम क्या देख रहे हैं, कथन कारण के मैं भी उनका क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। वो फैक्ट हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, इसलिए हम उनका अगर यूके ट्रिपल एससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, हम भी तैयारी ऐसी ही करेंगे।
हमें कोई वो थोड़ी है। अब कंपटीशन क्या है, आपका किसी अपने बगल वाले के साथ कंपटीशन नहीं है, सीधे मान के चलिए कंपटीशन आपका दो लोगों से है। एक तो पहला आपसे खुद, आपके खुद से आपका कंपटीशन है। दूसरा जो कंपटीशन है वो आयोग से है कि हम भी देखते हैं आयोग कहाँ तक पूछ पाता है और कहाँ तक आप इसके आंसर कर पाते हो, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। ठीक, देखो पहला क्या बोला है, चाबुक और चयन उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, हमने देखा था ना चाबुक और चयन क्या थे, इनके प्रमुख निबंध संग्रह है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लिली, सखी और चतुरी चमार उनकी कहानी संग्रह, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको अभी वैसे भी फैक्ट पता भी है, आपको पता भी है कि उनके कौन कौन सी कहानी संग्रह रहे, कौन कौन से निबंध संग्रह रहे। उसी तरीके से यहाँ लिखे आ गए, इनकी जगह अगर कुछ दूसरी चीज लिखी आ गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ अनामिका अगर लिखा आ गया तो अनामिका क्या उनका निबंध संग्रह है, तो ये गलत हो जाता। पर अभी क्या है कि जो चाबुक है और चयन है ये क्या है, प्रमुख निबंध संग्रह ही है। किसके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ही हैं। दूसरा क्या बोला है, लिली, सखी और चतुरी चमार उनकी क्या है, कहानी संग्रह है, बिल्कुल ठीक बात है। तो कथन, ये पहला कथन और दूसरा कथन दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। अब देखो, निराला जी जितने बड़े कवि थे उतने ही श्रेष्ठ क्या रहे, ये गद्यकार भी रहे। उनके निबंधों में आलोचना और वैचारिकता का संगम मिलता है। उनकी कहानियों में सामाजिक विषमता और दलित चेतना के स्वर भी मिलते हैं। अब देखो, सुकुल की बीवी निराला जी की एक चर्चित क्या रही, कहानी संग्रह रही। तो ये भी याद करते हुए चलना। नेक्स्ट देखो, बादल और प्रकृति के प्रति निराला जी के दृष्टिकोण पर विचार करना है। हमको तो पता है ना, अभी हमने देखा कि जो बादल है, बादल तो इनका प्रिय क्या रहा, विषय रहा ही है। उत्साह, एक आह्वान गीत जो बादलों को क्रांति के लिए बुलाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा था ना, जो बादल राग है इसमें ये क्या है, एक आह्वान गीत है और कैसा है, क्रांतिकारी है। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक तो सही हो गया। बादल राग कविता कुल 6 खंडों में विभाजित है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना कि देखो बादल राग जो है ना वो 6 खंडों में है और निराला जो रचनावली है ना वो 8 खंडों में है। तो ठीक, ये 6 और 8 में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो दोनों कथन सही हैं। निराला जी के लिए बादल केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि शोषित वर्ग के उद्धार और क्रांति का क्या था, प्रतीक भी था। बादल राग के माध्यम से भी समाज में परिवर्तन की क्या रखते थे, आकांक्षा रखते थे। जो हमने पढ़ी थी ना अभी एक कविता, जब हम एक एमसीक्यू कर रहे थे, तो वो किससे ली गई है, बादल राग से ही ली गई है। एनसीईआरटी में है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, पीवाईक्यू फैक्ट देखो, अट नहीं रहे कविता में फागुन की मादकता का वर्णन है, बिल्कुल ठीक बात है। मादकता का यहाँ क्या मतलब लेना है, उत्साह, आनंद, प्रफुल्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भिक्षुक और दान जैसी कविताओं के माध्यम से निराला जी ने क्या दर्शाया है, क्या दर्शाया होगा। भिक्षुक और दान, क्या इन पे टिप्पणी करी होगी, नहीं ना। क्या होगा, राज दरबारों का वैभव क्या भिक्षुक और दान जैसी कविताओं में लिख सकते हैं, नहीं। केवल श्रृंगार रस के लिए ये लिखेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे क्या, नहीं। धार्मिक कर्मकांड के लिए बिल्कुल भी नहीं, इसमें धार्मिक कर्मकांड भिक्षुक और दान में तो आना भी नहीं चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए, सही बिल्कुल लिखा है ना, सामाजिक यथार्थ और गरीबों की पीड़ा, कि एक भिक्षुक की क्या पीड़ा होती है। और दान देना है, किसी को बेटी का जो विवाह हो रहा है उसके लिए उसको दान देना कितनी बड़ी बात है कि आप दे रहे हो, कन्यादान तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ दहेज देना है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो ये गरीबों की पीड़ा इन्होंने लिखी है इसमें। ठीक, व्याख्या देखो, वह आता दो टूक कलेजे से करता, पछताता पथ पर आता, जैसी पंक्तियां भिक्षुक कविता से हैं, जो समाज के सबसे निचले तबके के प्रति निराला की गहरी सहानुभूति और प्रगतिवादी सोच को क्या करती है, दर्शाती है। पीवाईक्यू फैक्ट देखो, निराला जी को छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का क्या माना जाता है, सेतु माना जाता है। पूछ लिया जाएगा भाई कि छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का सेतु किसे माना जाता है, निराला, और ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निराला जी के संपूर्ण साहित्य के संकलन के बारे में सत्य कथन है। अभी हमने देखा था ना, जो निराला जो रचनावली है वो कितने खंडों में है, 8। और अगर बादल राग के बारे में कितने खंड में है, 6। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें उनके कविता, उपन्यास, निबंध और कहानियों का पूर्ण संकलन है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तभी तो ये पूरे काव्य संग्रह, इनके सब चीजें इन्होंने जो भी लिखा वो किस में है, आपका जो निराला रचनावली है पूरे जोड़ करके 8 खंडों में प्रकाशित हुई है ये। ठीक, तो क्या हो गया, इसका सी सही हो गया, 1 और 2 दोनों सही। ये देखो कि निराला जी की सभी विधाओं की रचनाओं को एक जगह निराला रचनावली नाम से 8 विशाल खंडों में सहेजा गया है। पीवाईक्यू फैक्ट देखो, निराला जी के साहित्य का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रमुखतया से किया गया है। अब ये तो खैर ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, पर पूछा गया है, ये टीजीटी पीजीटी के पेपर में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह निराला जी का नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, परिमल 1930, गीतिका, कुक्कुरमुत्ता, अणिमा, ये तो इनके हैं।
आपको पता है कुकुरमुत्ता अणिमा ये इनके हैं। बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना ये भी इनके हैं, ठीक। तो ये भी इनका हो गया। नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा ये हमने कहीं पढ़ा अभी पूरी उसमें, कहीं ना हमने एमसीक्यू में देखा ना हमने थ्योरी में देखा। तो आप अभी वाले अगर अभी एकदम आपको पेपर मिलता है तो आप इसको हटा सकते हो ना कि नीरजा, सांध्य गीत ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होता है ए। केवल 1 और 2 निराला जी के हैं, ठीक है। अब देखो, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना आदि निराला जी के काव्य संग्रह हैं, जबकि नीरजा, शांध्य गीत और दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। पीवाईक्यू फैक्ट देख लीजिए, कुकुरमुत्ता निराला जी का एक प्रसिद्ध क्या है? व्यंग्यात्मक कविता भी रही है, ठीक। अभी देखो, ये हमने अभी देखा था ना, हम बोल रहे हैं कि छायावाद के ये स्तंभकार रहे, छायावाद के प्रवर्तक रहे। तो छायावाद है क्या? तो देखो, हिंदी साहित्य में छायावाद उस कालखंड को कहा जाता है जो मुख्य रूप से 1918 से 1936 तक रहा, ठीक है। ये कौन सा दौर है भाई? उस समय देखो, आपने देखा होगा कि असहयोग आंदोलन हो रहे हैं, सारे हमारा पूरा का पूरा भारत एक हो रखा है किस चीज़ के लिए? कि ब्रिटिश रूल को हमें हटाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? आधुनिक भारत तो चल ही रहा है ना। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो आधुनिक भारत का दौर है, तो उस समय कि ये कालखंड है, ठीक है। यह आधुनिक हिंदी कविता की सबसे गौरवशाली और महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो, कविताओं का दौर, वीर रस उस समय चल रहे हैं, क्रांतिकारी बातें चल रही हैं। उस समय पत्रकारिता आपके चरम पर है, क्योंकि एक ही तो माध्यम है एक दूसरे से जुड़ने का। पत्रकारिता चल रही है, समाचार पत्र चल रहे हैं, आपकी कविताएं चल रही हैं। वही कविताएं वीर रस में जब चल रही हैं तो वो क्या कर रही हैं? क्रांति का हिस्सा बन रही हैं। आंदोलनों के दौर में उस समय आपको एकजुट रखने का काम कर रहे हैं, ठीक। तो सरल शब्दों में कहें तो जब कवियों ने बाहरी दुनिया, युद्ध या समाज के बजाय अपने मन के भावों, प्रेम, प्रकृति और आत्मा की सुंदरता को कविता का आधार बनाया, तो उसे क्या कहा गया? छायावाद कहा गया, ठीक। अब देखो कौन कौन से हैं भाई 4 छायावाद के मुख्य कवि। देखो, जयशंकर प्रसाद, इन्हें क्या कहा गया? ब्रह्मा कहा गया। इन्होंने क्या क्या लिखा है? कामायनी, लहर, झरना, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें क्या कहा गया? महेश कहा गया। तो इन्होंने क्या लिखी? अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि, इन्हें क्या कहा गया? विष्णु कहा गया, ठीक है। ये पल्लव, वीणा, गुंजन इन्होंने लिखी। महादेवी वर्मा जो क्या रही? आधुनिक युग की, इन्हें क्या कहा गया? मीरा कहा गया। तो नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, ये जो हमने अभी देखा भी था। तो ये याद रखना कि जो महादेवी वर्मा है, इनमें क्या है? 3 पुरुष रहे हैं। तो महादेवी वर्मा जो महिलाएं, इनको क्या कहा गया? मीरा कहा गया। बाकी इन तीनों को क्या कहा गया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया, ठीक है। तो ब्रह्मा हो गए जयशंकर प्रसाद, महेश हो गए आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और आपके जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इन्हें क्या कहा गया? विष्णु कहा गया। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण इनके एमसीक्यू। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यूके SSSC से जुड़े सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आप तक समय पर पहुंचते रहें। अगले लेक्चर में हम इसी श्रृंखला के एक और महत्वपूर्ण साहित्यकार को पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ, बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।